स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम मुंबई की तंग गलियों से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध और दहशतगर्दी का मतलब एक तरह से दूसरा नाम बन गया। बिल्कुल। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाया, दाऊद इब्राहिम कासकर। हाँ। आज हम इसी स्रोत के जरिए दाऊद के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक मामूली लड़का इतना बड़ा अपराधी बना, कैसे उसने अपना साम्राज्य फैलाया और क्यों वो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन गया। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की पढ़ते। ये कहानी शुरू होती है डोंगरी की गलियों से। डोंगरी से, हाँ। दाऊद इब्राहिम कासकर, जन्म 26 दिसंबर 1955, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल और परिवार रहता था मुंबई के डोंगरी इलाके में। सुनने में तो ये एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी लगती है ना? लगती तो है, लेकिन यही एक दिलचस्प मोड़ है। पिता पुलिस में जरूर थे, पर उनके हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी ताल्लुकात थे। अच्छा, पुलिस में होकर भी? हाँ, बल्कि कहा जाता है कि करीम लाला ने दाऊद के जन्म पर दावत भी दी थी। और देखिए विडंबना, यही बच्चा आगे चलकर करीम लाला का सबसे बड़ा दुश्मन बना। क्या बात है। और वो भविष्यवाणी वाली बात, एक निराले शाह बाबा ने कहा था कि इब्राहिम कासकर का दूसरा बेटा खूब नाम और पैसा कमाएगा। हाँ, सुना है मैंने भी। शायद इसी यकीन के चलते पिता ने दाऊद को बेहतर तालीम के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजा, जबकि बाकी बच्चे म्युनिसिपैलिटी या उर्दू मीडियम में पढ़ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पढ़ाई क्यों छूटी? मगर हालात बदले। 1966 में पिता सस्पेंड हो गए, घर में पैसों की तंगी आ गई, तो दाऊद की पढ़ाई छूट गई और वो कम उम्र में ही गलत रास्ते पर चल पड़ा। मतलब जुर्म की दुनिया में? हाँ, चोरी, ठगी जैसे छोटे मोटे जुर्म करने लगा। 14 साल की उम्र में पहली चोरी की। पिता ने पीटा भी, लेकिन वो सुधरा नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विदेशी घड़ियों के नाम पर लोगों को ठगना शुरू किया। यहीं से वो लोकल गैंगस्टरों के संपर्क में आया होगा। बिल्कुल। और फिर वो बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया। पर वो किसी के नीचे काम करने वालों में से नहीं था। जल्द ही उसने बासु दादा को ही चुनौती दी और एक मामूली से अपमान का बदला लेने के लिए उसका पूरा गैंग ही खत्म कर दिया। बाप रे। ये उसकी फितरत की पहली झलक थी शायद। बिल्कुल। उसकी क्रूरता और महत्वाकांक्षा की। इसके बाद वो 1970 के दशक में कुछ वक्त के लिए हाजी मस्तान के साथ जुड़ा, पर कहते हैं उसे मस्तान का तरीका पसंद नहीं था। ऐसा क्यों? बिल्कुल। बात यह कि मस्तान खुद सीधे तौर पर हिंसा से बचता था। उसने अपना रुतबा बातचीत और दबदबे से बनाया था। दाऊद को यह सफेदपोश अंदाज रास नहीं आया। उसे सीधी ताकत चाहिए थी। हाँ, उसे ताकत चाहिए थी जो सीधे खून कराबे से दिखे, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण हो। वो मस्तान जैसा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। वो खुद बॉस बनना चाहता था। और यही हो दुस्साहस से कदम आता है, सिर्फ 19 साल की उम्र में। हाँ, जब मस्तान ने दाऊद के 2 दोस्तों को पठान गैंग से पिटवाया, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने मस्तान के 5 लाख रुपए लूटने का प्लान बनाया। सोचिए, महज 19 साल का लड़का। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत थी उस वक्त। हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी क्रूर महत्वाकांक्षा दिखा रहा था ये। लेकिन वो पैसा तो बैंक का निकला, मस्तान का नहीं, और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हाँ, और विडंबना देखिए, उसे गिरफ्तार करवाने वाली टीम में उसके पिता इब्राहिम कासकर भी थे। कहते हैं उन्होंने खुद अपने बेटे को सरेंडर करवाया। अपने ही पिता ने? हाँ, शायद इसी वजह से वो जल्दी छूट भी गया। लेकिन इस घटना ने उसे रोका नहीं, बल्कि और बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। 70 के दशक के अंत तक उसने अपने भाई शब्बीर कासकर और खालिद पहलवान के साथ मिलकर अपनी गैंग बना ली, डी कंपनी। हाँ, जिसे दुनिया बाद में डी कंपनी के नाम से जानने वाली थी। और फिर आया वो दौर जब हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड छोड़कर राजनीति का दामन थाम लिया। मुंबई के अपराध जगत में खालीपन सा आ गया। हाँ, एक वैक्यूम बन गया था। और दाऊद के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने तेजी से स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, सोने की तस्करी और रियल एस्टेट के धंधों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। लेकिन इन धंधों पर पहले से दूसरों का कब्जा था। बिल्कुल, करीम लाला की पठान गैंग का। यहीं से शुरू हुई मुंबई की सड़कों पर खूनी गैंग वॉर की दास्तान। आए दिन गोलियां चलने लगीं। कहते हैं हाजी मस्तान ने बीच बचाव की कोशिश भी की, पर नाकाम रही। हाँ, कोशिश की, पर तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसी दौरान करीम लाला ने दाऊद को पकड़कर बुरी तरह पीटा भी था। अच्छा? हाँ, और इस पिटाई ने इस गैंग वॉर को निजी दुश्मनी में बदल दिया। ये सिर्फ धंधे की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इज्जत की जंग बन गई। और फिर करीम लाला ने मन्या सुरवे से हाथ मिलाया। हाँ, करीम लाला ने दाऊद को रोकने के लिए उस वक्त के एक और उभरते बदमाश मन्या सुरवे से हाथ मिला लिया। नतीजा, 12 फरवरी 1981 को दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर की दिन दहाड़े हत्या। ओ, भाई की मौत ने तो दाऊद को पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल।
वो और भी बेरहम और शातिर हो गया। उसने बदला लेने का एक नया तरीका अपनाया, पुलिस का इस्तेमाल। पुलिस का इस्तेमाल मतलब? उसने मन्या सुरवे और पठान गैंग की अंदरूनी खबरें पुलिस तक पहुंचानी शुरू कर दी। मुखबिरी, सटीक मुखबिरी के चलते मन्या सुरवे 1982 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दाऊद का बदला यही खत्म नहीं हुआ। उसका निशाना तो करीम लाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई की मौत का बदला उसके लिए करीम लाला के खात्मे तक पूरा नहीं होता। उसने एक एक करके पठान गैंग के अहम लोगों को निशाना बनाया। पहले करीम लाला के भतीजे समत खान को मरवाया 4 अक्टूबर 1984 को। समत खान को? हाँ, और फिर 1986 में उसके भाई अब्दुल रहीम खान को भी खत्म कर दिया। इस तरह उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने के रास्ते के लगभग सभी बड़े कांटे हटा दिए। ये दिखाता है कि कैसे उसने व्यक्तिगत अपमान और कारोबारी प्रतिद्वंदिता को मिलाकर अपनी सत्ता स्थापित की। क्रूरता उसका मुख्य हथियार थी। हाँ, क्रूरता और शातिर दिमाग। इसके बाद तो मुंबई, गुजरात, दमन तक उसके स्मगलिंग नेटवर्क का एक छत्र राज हो गया होगा। करोड़ों कमाने लगा होगा। हाँ, बिल्कुल, वो करोड़ों कमाने लगा। 1986 में उसने महजबीन से शादी भी कर ली। जिंदगी मतलब बाहरी तौर पर पटरी पर लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो और फैल रहा था। हाँ, और इसी दौरान उसकी एक और दिलचस्पी सामने आई, क्रिकेट। लेकिन खेल से ज्यादा सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में। वो शारजहां वाले स्टेडियम में दिखने लगा था। हाँ, अक्सर शारजाह जैसी स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में दिखने लगा। 1986 शारजाह फाइनल से पहले वाला ड्रेसिंग रूम कांड तो बहुत मशहूर हुआ था। जब उसने भारतीय टीम को मैच जीतने पर कारें ऑफर की थी, वो किस्सा क्या था? बिल्कुल, खुद को एक बिजनेसमैन बताकर वो ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया और हर खिलाड़ी को एक कार देने का ऑफर दिया। लेकिन कप्तान कपिल देव ने उसे फौरन बाहर निकलवा दिया। कपिल देव ने? वाह! हाँ, ये घटना छोटी लग सकती है, पर ये दाऊद की बढ़ती पहुंच और उसके आत्मविश्वास को दिखाती है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये पहुंच सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं थी, बॉलीवुड में भी उसका सिक्का चलने लगा था। खतरनाक हद तक। वो फिल्मों में अपना काला धन लगाता, मनचाहे एक्टर एक्ट्रेस को कास्ट करवाता और बड़े प्रोड्यूसरों एक्टर्स से मोटा हफ्ता वसूलता था। और न देने का मतलब? फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने दाऊद के कहने पर अनीता अय्यूब को कास्ट नहीं किया। सिर्फ इसलिए? हाँ, और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या भी एक्सटॉर्शन न देने की वजह से हुई। गुलशन कुमार की हत्या, वो तो बहुत बड़ा मामला था। बहुत बड़ा। और उसका नाम मंदाकिनी और अनीता अय्यूब जैसी एक्ट्रेसेस से उसके रिश्तों की खबरें भी खूब उड़ी। हाँ, मंदाकिनी के साथ दुबई स्टेडियम की तस्वीरें तो काफी वायरल हुई थी। वो तस्वीरें, ये सब दिखाता है कि कैसे मुंबई में जुर्म, पैसा और ग्लैमर का एक खतरनाक गठजोड़ बन चुका था, जिसके केंद्र में दाऊद था। लेकिन कानून के हाथ भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 1986 में पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। बिल्कुल, उस पर मर्डर, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग के कई मामले दर्ज हो चुके थे और गिरफ्तारी वारंट भी निकल गया था। दाऊद समझ गया कि मुंबई अब महफूज नहीं है। तो वो भागा कैसे? वो पकड़ा जाता उससे पहले ही उसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही खबर मिल गई। मतलब पुलिस के अंदर भी उसकी पकड़ थी? कोई भेदी? यकीनन, बिना अंदरूनी मदद के इतने बड़े ऑपरेशन की भनक लगना और ठीक क्राइम ब्रांच के छापे से पहले परिवार समेत दुबई फरार हो जाना, ये न केवल उसकी चालाकी दिखाता है बल्कि सिस्टम के अंदर उसकी गहरी पैठ का भी संकेत देता है। सही है ना? सही है। और दुबई पहुंचकर उसने अपना धंधा बंद नहीं किया। बंद क्यों करता, बल्कि वहीं से डी कंपनी को और फैलाया। वो दुबई से मुंबई को कंट्रोल कर रहा था और साथ ही अपना नेटवर्क दूसरे देशों में भी बढ़ा रहा था। लेकिन कंपनी के अंदर ही अब दरारें पड़ने लगी थी। छोटा शकील, जो दाऊद का खास बनना चाहता था, छोटा राजन की नंबर 2 की पोजीशन से जलता था, वो अक्सर राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरता रहता था। अंदरूनी राजनीति। और ये खींचतान तब और बढ़ी जब दाऊद के बहनोई इब्राहिम पार्कर की अरुण गावली गैंग ने हत्या कर दी। दाऊद ने बदला लेने का काम छोटा राजन को सौंपा, लेकिन हत्यारे जे हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा में थे और राजन को मतलब थोड़ा वक्त लग रहा था। दाऊद को इंतजार पसंद नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसने ये काम छोटा शकील को दे दिया। 12 नवंबर 1992 को शकील के गुर्गों ने जे हॉस्पिटल में घुसकर अंधाधुंधा फायरिंग की। बहुत भयानक शूटआउट था वो। हाँ, उसमें एक आरोपी और 2 पुलिस वाले मारे गए थे। हाँ, इस घटना ने राजन को बहुत नाराज किया। उसे लगा दाऊद उस पर भरोसा नहीं करता और शकील को ज्यादा तरजीह दे रहा है। ये दरार आगे चलकर बहुत गहरी होने वाली थी।
और इसके कुछ ही हफ्तों बाद देश में एक बड़ी घटना हुई। 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद विध्वंस। इसके बाद मुंबई समेत पूरे देश में दंगे भड़क उठे। हाँ, वो बहुत तनाव का माहौल था और इन दंगों ने दाऊद को एक नया मकसद दे दिया, बदला। उसने टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची। और इस बार खेल बड़ा था। कहते हैं इसमें बाहरी हाथ भी था। हाँ, इस बार मामला सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नहीं था। इस योजना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी शामिल हो गई, जिसका मकसद भारत को अस्थिर करना था। और इस पूरी साजिश से छोटा रजन को दूर रखा गया, जानबूझकर। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। उसे हिंदू होने की वजह से शायद अलग रखा गया। ISI ने पाकिस्तान से RDX, जो एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक है, साथ में राइफलें और ग्रेनेड भेजे। RDX। हाँ, RDX। इन्हें गुजरात के रास्ते मुंबई तक लाने का काम किया अबू सलीम ने। और फिर आया वो काला दिन, 12 मार्च 1993। सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के अंदर मुंबई में 12 जगह सिलसिलेवार बम धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, शिवसेना भवन, शहर के अहम ठिकाने निशाना बने। दिल दहल जाता है सोचकर भी। 257 बेगुनाह लोग मारे गए, 700 से ज्यादा जख्मी हुए। मुंबई थमसी गई। वो मंजर भयानक था। ये भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इसके पीछे मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। मुख्य भूमिका उसी की थी। इन धमाकों के बाद वो अंडरवर्ल्ड डॉन से एक आतंकवादी बन गया। जी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और वो दुबई से भाग गया। हाँ, वो दुबई से भागकर पाकिस्तान चला गया, जहां उसे ISI और पाकिस्तानी हुकूमत की पनाह मिली, ऐसा माना जाता है। उसका नाम बाद में 2008 के 26/11 मुंबई हमलों से भी जुड़ा। 26/11 से भी। हाँ, जिसमें उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद दी थी, ऐसा कहा जाता है। अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन और अयमान अल-जवाहिरी से भी उसके संबंध बताए जाते हैं। इसी वजह से उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत और अमेरिका सबने उसे ग्लोबल टेररिस्ट माना। अमेरिका ने तो उस पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा है। $25 मिलियन। वो मुंबई के एक गैंगस्टर से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। बिल्कुल। अब वापस आते हैं छोटा राजन पर। 1993 धमाकों की प्लानिंग से बाहर रखे जाने और छोटा शकील के बढ़ते कद ने उसे तोड़ दिया होगा। उसे लगा दाऊद ने उसे धोखा दिया है, खासकर जब धमाके कौम के नाम पर किए गए और उसे हिंदू होने की वजह से अलग रखा गया। उसने डी कंपनी छोड़ दी। और दोस्त दुश्मन बन गए। जानी दुश्मन। दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने की कई कोशिशें की। 2000 में बैंकॉक में शकील ने राजन पर हमला करवाया। वो बुरी तरह घायल हुआ पर बच गया। भारतीय एजेंसियां भी दाऊद को पकड़ने या खत्म करने में लगी रहीं। 2005 में एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन भी प्लान हुआ था दुबई में। हाँ, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्लान था। खबर थी कि दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होनी है और दाऊद वहां आ सकता है। तो क्या हुआ? तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें छोटा राजन के 2 शूटर्स को इस्तेमाल किया जाना था। उन्हें भारत में ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। क्यों? नहीं, ऐन मौके पर मुंबई पुलिस को कहीं से खबर लग गई कि राजन के शूटर शहर में हैं। उन्होंने होटल में छापा मारकर शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, डोभाल के समझाने के बावजूद। अरे, मतलब मुंबई पुलिस की वजह से ऑपरेशन फेल हो गया। ये साफ नहीं कि ये मुंबई पुलिस की चूक थी या कोई अंदरूनी गड़बड़ या शायद कोई मिसकम्युनिकेशन, लेकिन नतीजा ये हुआ कि दाऊद एक बार फिर बच निकला। ये घटना दिखाती है कि उसे पकड़ना कितना मुश्किल रहा है। किस्मत कहिए या कुछ और। उसकी दौलत के बारे में क्या अंदाजा है? फोर्ब्स ने 2015 में $6.7 बिलियन बताई थी। ये आंकड़ा शायद आज और भी ज्यादा हो। उसकी प्रॉपर्टीज दुनिया भर में फैली हैं, खासकर ब्रिटेन में। कई देशों में उसकी संपत्तियां हैं। और कमाई का जरिया अब भी वही। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि आज भी उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40% भारत से ही आता है, हफ्ता वसूली, सट्टेबाजी, ड्रग्स वगैरह से। हालांकि भारत सरकार ने मुंबई में उसकी कई प्रॉपर्टीज जब्त करके नीलाम भी की हैं। हाँ, कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। कहते हैं उसके पास 14 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और उसका कारोबार 16 से ज्यादा देशों में फैला है। बाप रे, 14 पासपोर्ट? डी कंपनी अब सिर्फ मुंबई का गैंग नहीं, बल्कि एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। यानी एक ऐसा आपराधिक नेटवर्क जो कई देशों में फैला है और ड्रग्स, हथियार तस्करी से लेकर बोको हराम जैसे आतंकी गुटों को फंडिंग तक में शामिल है, ऐसा माना जाता है। अपराध जगत के साथ साथ सिस्टम में उसकी पैठ का एक और किस्सा 1999 में सामने आया था,
जब पुलिस ने एक जज और छोटा शकील की बातचीत रिकॉर्ड की, वो क्या मामला था? वो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला था। रिकॉर्डिंग में मुंबई का एक एडिशनल सेशंस जज छोटा शकील से मदद मांग रहा था। जज मदद मांग रहा था डॉन से? हाँ, जज चाहता था कि शकील उसकी एक चिट फंड कंपनी में फंसे 40 लाख रुपए निकलवा दें और बदले में वो जज डी कंपनी के 2 शूटर्स को बरी कर देगा। ये तो सीधे सीधे न्याय का सौदा था। यकीन नहीं होता। बिल्कुल। एसीपी अंबादास पुटे ने ये रिकॉर्डिंग तत्कालीन क्राइम ब्रांच चीफ डी शिवानंदन को दी। जज को सस्पेंड किया गया, मुकदमा भी चला, उसी कोर्ट में जहां वो कभी फैसले सुनाता था। फिर क्या सजा हुई? लेकिन आखिर में हुआ क्या? कोर्ट ने टेप को पुख्ता सबूत नहीं माना और जज बरी हो गया। बरी हो गया? कमाल है। हाँ, ये घटना दिखाती है कि कैसे सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग भी अंडरवर्ल्ड के मददगार बन जाते हैं और क्यों दाऊद जैसे अपराधी इतने लंबे समय तक कानून से बचते रहते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। पिछले कई सालों में कई बार उसकी मौत की अफवाहें उड़ी हैं, कभी कोरोना, कभी हार्ट अटैक, कभी जहर दिए जाने की। हर बार ये अफवाहें झूठी निकली। ये भी कहा जाता है कि उसने पहचान छिपाने के लिए कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और अभी वो कहाँ है? पाकिस्तान में। माना जाता है कि वो सालों से पाकिस्तान में आईएसआई और सेना की हिफाजत में रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता है। मुंबई पुलिस, इंटरपोल और दुनिया भर की एजेंसियां आज भी उसकी तलाश में हैं। उम्र अब करीब 70 साल हो चुकी है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम कास्कर की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोत में दर्ज है। डोंगरी की गलियों से निकलकर जुर्म की दुनिया पर राज करने और फिर एक ग्लोबल टेररिस्ट बनने तक का सफर। कितना लंबा और खौफनाक सफर। हमने देखा कैसे गैंग वॉर्स, स्मगलिंग, वसूली, बॉलीवुड पर दबदबा और आखिर में आतंकवाद के जरिए उसने अपना ये विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जो आज भी दुनिया के कई कोनों में फैला है और एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दशकों से वो कानून की पकड़ से बाहर है। उसकी कहानी जुर्म, सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के पेचीदा ताने बाने पर कई सवाल खड़े करती है। और अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? आखिर कैसे कोई शख्स इतने बड़े पैमाने पर अपराध करने, दुनिया भर में आतंकवादी घोषित होने और सिर पर $25 मिलियन का इनाम होने के बावजूद इतने लंबे अरसे तक कानून की गिरफ्त से बाहर रह सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये किस तरह की व्यवस्थागत कमजोरियों या मिलीभगत की तरफ इशारा करता है? इस सवाल के साथ शायद हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे सकते हैं।